So now let's start with e-way bill. So before starting, let's go ahead with the meaning of e-way bill. E-way bill का meaning होता क्या? तो e-way bill is an electronic document generated on GST portal evidencing movement of goods. e-way bill जो होता है, e-way bill एक documenting ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स की. गवर्नमेंट मतलब इससे ये क्या होता है बेसिकली, जब कोई भी सप्लायर अपने गुड को मूव करता है टू द कस्टमर प्लेस, इवन व्हेन टू द प्लेस इट्सेल्फ मीन्स जैसे कोई अपनी ही ब्रांच में कहीं और तुम भेज रहे हो, तो भी अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, वो एक ई-वे बिल जनरेट करता है. उसकी ऑल्दो देयर इज़ अ कंडीशन जो हम अभी आगे जा कर के पढ़ेंगे, क्यों क्या कब कहाँ सब कुछ आगे जाएगा. डब्ल्यूएच फैमिली विल वी आर गोइंग टू कवरिंग अहेड. फिलहाल के लिए सिर्फ ई-वे बिल इज़ व्हाट इज़ ई-वे बिल. ई-वे बिल इज़ ई-वे बिल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसे ई-वे बिल कहा जाता है. ये कहाँ से आता है? ये जीएसटी पोर्टल पे जनरेट किया जाता है. और ये क्या काम करते हैं, ये मतलब कि ये मतलब व्हाट इज़ द कोर फॉर दैट, इट इज़ एन एविडेंस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स. ये एक एविडेंस होता है, सबूत होता है कि हाँ गुड की मूवमेंट हो रही है मतलब एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, नॉट जस्ट चीटिंग की संभावना नहीं रहती है. बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं जो कि मतलब इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू ट्रैक द थिंग्स विच आर पॉसिबल टू बी करप्ट. मतलब सम प्रॉब्लम्स आर गेट सॉल्व बाय द ई-वे बिल. तो अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे जाते हैं. फर्स्ट कि वाई इट इज़ रिक्वायर, कि इसकी ज़रूरत क्या होती है. तो जैसे कि जो जीएसटी एक्ट है तो उसमें एक जीएसटी एक सेक्शन होता है, सेक्शन 68, मैंडेट दैट द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वीनेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ अ गुड. सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है एक इंसान की जो इस चीज़ की सुविधा, जैसे कि मैंने इस चीज़ को इंश्योर, जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वगैरह की जो वैल्यू वन सेकेंड फिर से सेक्शन 68 मैंडेट्स 68 जो सेक्शन 68 जो है वो ज़रूरत मतलब बहुत ज़रूरी कर देता है किसको, कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है. किस चीज़ की ज़रूरत है? एक इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो चार्ज ले सके. किस चीज़ का चार्ज? सुविधा का चार्ज. कौन सी सुविधा का? कैरिंग एनी कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू, कि कितना माल कब कहाँ कैसे जा रहा है, कितना माल कहाँ पे भेजा जा रहा है, कब जा रहा है, इस चीज़ की बारे में एक जानकारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए. इस चीज़ की ज़रूरत है फॉर ट्रैकिंग थिंग्स, respective things. Consignment of a goods is a value exceeding such amount as may be specified to carry him such a document as such devices as may be prescribed. मतलब कि जो माल जितना बताया जा रहा है, मतलब जो खबर एक सप्लायर दे रहा है कि मैंने अपना इतना माल वहाँ बेचा, तो क्या एक्चुअल में उतना ही माल भेजा गया है ना. ऐसा तो नहीं है ना तुमने बोला भाई मैंने 2 माल बेचे हैं, तुम 2 की ट्रांजेक्शन बता रहे हो, 2 के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो 4 की हो रही है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है. जो केवल मतलब ब्लैक मनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है. नो कमेंट्स. आगे कन्वेंस कैरी एनी कंसाइनमेंट ऑफ अ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट एज सच डिवाइस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. रूल 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स. सीजीएसटी रूल में जो रूल नंबर 138 है, तो ये 2017 के रूल्स सीजीएसटी रूल 2017 का जो रूल 138 है प्रिस्क्राइब्स ई-वे बिल. वो ई-वे बिल को प्रिस्क्राइब करता है एज अ डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड फॉर द कंसाइनमेंट. ई-वे बिल एज डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड, तो भी वो मतलब उस रूल के हिसाब से जो ई-वे बिल है वो तुम्हारे पास होना चाहिए कंसाइनमेंट एज अ गुड सर्टेन स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब केसेस. माने प्रिस्क्राइब, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल बस इतना ही कि ई-वे बिल जो है वो कंसाइनमेंट के साथ होना चाहिए. आगे कि हमें कब ज़रूरत पड़ेगी ई-वे बिल की, मतलब ये हु इज़ गोइंग टू डिफाइन. क्या एक भाई अगर हम किसी को एक फ्रिज भी एक दुकान से किसी
एक लिमिटेड स्पेस पे हम डिलीवर करवा रहे तो क्या उसे ई वे बिल चाहिए क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कब ज़रूरत पड़ेगी ई वे बिल की? व्हेन इज़ रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो ई वे बिल इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000। कभी भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की और वो मूवमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा कीमत का है, उसमें मतलब जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो वहाँ पर हमें ई वे बिल को जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल शुड बी अ रिलेशन ऑफ सप्लाई सॉरी मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है बट सम कंडीशन ई वे बिल मूवमेंट शुड बी, लेकिन ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स की हम यहाँ पे बात करें, ये मूवमेंट किसके लिए होनी चाहिए? सप्लाई के लिए। मीन्स वन इज सेलिंग टू अदर, सप्लाइंग टू अदर, एंड रीज़न अदर इज अदर देन सप्लाई। मतलब कोई और, एक तो रीज़न सप्लाई हो सकता है, सप्लाई के अलावा कोई और रीज़न भी हो सकता है ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। और उसके अलावा एक इनवर्ड सप्लाई अगर तुम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो भी तुम्हें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। Registered person causing movement of goods shall furnish the information relating to the said goods in Part A of a Form GST EWB1 before commencement of such movement. Again, registered person causing movement, जो registered person होता है वो movement of goods shall furnished the information relating to the said गुड्स इन पार्ट। अच्छा मतलब जो रजिस्टर पर्सन होता है ना वो, अच्छा ई वे बिल में क्या होता है? ई वे बिल में ना दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होता है, जैसे तुम हम जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे ना तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म GST EWB01। EWB इज़ व्हाट? ई वे बिल। तो इस फॉर्म में दो पार्ट्स, इस फॉर्म में एक पार्ट होता है पार्ट ए, उसको भरा जाता है, उसको फिल करके इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर पर्सन भरता है और उसके पास कैरी करता है। कब किया जाता है? ये कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, मतलब जब ये मूवमेंट जो मूव ऑफ गुड्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है उससे पहले ही इसको किया जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले ई वे बिल को फर्निश किया जाता है, उसका पार्ट 1 GST पोर्टल पे फिल किया जाता है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। आगे, एक्सेप्शन टू द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ ₹50,000। एक्सेप्शंस टू मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ ₹50,000। अब इसमें एक एक्सेप्शंस होते हैं 50,000 रुपये को लेकर, मतलब जैसे कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि अगर किसी कंसाइनमेंट की जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहे हैं उस गुड्स के मतलब जिन गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उनकी अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे 50,000 रुपये वाली जो लिमिट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। मीन्स तो आप चाहे कितने भी रुपये का कितनी भी कीमत का गुड्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बोले तो मूव कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपको, लेकिन ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ना एक्सेप्शंस आर इंटर सेल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में जब हम माल भेजते हैं जॉब वर्कर को, मतलब अपनी ही प्लेस पे, तो हमें 50,000 रुपये की लिमिट नहीं देखनी और ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जॉब वर्कर्स के लिए। आगे, इंटर स्टेट सप्लाई अगेन इन्वॉल्व है ट्रांसफ़र टू हैंडी क्राफ्ट गुड्स। अगर आप इंटर स्टेट में हैंडी क्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं बाय उस पर्सन के द्वारा जो एग्जाम्प्ट है बाय ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्जाम्प्ट, माने जिससे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं इंटर स्टेट के केस में एक्सेप्शन है 50,000 का, 50,000 रुपीज़ का, वहाँ पे वो 50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं। आगे, हु कॉज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब भाई ये मूवमेंट ऑफ द गुड्स किसके द्वारा कॉज की जाती है? इफ़ द सप्लायर इज registered and undertakes to transport the goods, movement of goods is caused by the supplier, is caused by the supplier. If recipient arrange transport, movement would be caused by him। मतलब जो सप्लायर है अगर वो रजिस्टर है और वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड, अब ऑब्वियस है यार, मूवमेंट ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही होगी, मतलब कोई ना कोई तो गाड़ी वाड़ी होगी ना जिसके द्वारा मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी। तो वो सप्लायर ही की है, अपनी खुद की है।
और इफ़ द, या फिर उसने अरेंज की, ऑब्वियस है, अब भाई पक्का ही है ना, या तो खुद खुद की होगी गाड़ी या तो फिर कहीं पे रेंट पे लेगा या अरेंज करेगा। मूवमेंट वुड बी कॉज बाय हिम। ओके आगे। तो ये किसने किया है, ये सप्लायर ने किया है। ओके ये था कि ये किसके बारे में था, हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड। मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन करता है, सप्लायर करता है। कैसे करता है, या तो अपनी गाड़ी अपने ट्रांसपोर्टेशन से करता है या तो फिर अरेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन को। इफ़ द सप्लायर इज़ अनरजिस्टर्ड, लेकिन अगर मान लो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है उस केस में तो क्या करेगा सप्लायर टू अ, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो क्या है, वो रजिस्टर है। मूवमेंट शैल बी कॉज बाय सच रिसिपिएंट। तो ये जो मूवमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है ना, ये रिसिपिएंट करेगा, ठीक है। इफ़ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड नॉन रिसिपिएंट, मूवमेंट शैल बी कॉज बाय सच रिसिपिएंट। मतलब ऐसा माना जाएगा कि ये जो मूवमेंट है ये रिसिपिएंट के द्वारा की जा रही है। एक तरीके से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म माइट भी लग तो रहा है। आगे, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन द ई वे बिल। जो इंफॉर्मेशन इज टू बी फर्निश्ड इन द ई वे बिल। अब इंफॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने जैसे कि अभी पहले भी हमने देखा था मतलब कहीं लिखा नहीं था। आई हैड डन दिस विद द चैप्टर। ये रिवीजन नोट्स हैं बट आगे छोड़ो। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय ई वे बिल। ई वे बिल में दो तरीके से इंफॉर्मेशन, दो पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है। पहला पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है। अब पार्ट ए में इंफॉर्मेशन कौन फर्निश करता है, रजिस्टर पर्सन फर्निश करता है, माने जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को कर रहा है, जो सप्लायर है। रजिस्टर पर्सन हु इज कॉजिंग अ मूवमेंट ऑफ गुड्स टू बी फर्निश्ड। और पार्ट बी में कौन करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, माने जो ट्रांसपोर्टर है। अब चाहे वो अगर सप्लायर खुद भी है ना तो वही कर देगा, मतलब जो सप्लायर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन खुद की है तो वही पार्ट बी भी फिल करेगा। लेकिन अदरवाइज मान लो अगर वो अरेंज कर रहा है तो पार्ट ए सप्लायर फिल करता है और पार्ट बी कौन करता है, पार्ट बी करता है वो ट्रांसपोर्टर करता है। अब ये होता कहाँ पे, अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे जनरेट होता है फॉर्म, और एक नंबर के थ्रू ये ट्रैक वैक हो जाता है और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है सेम प्लेस पे ऑन द जीएसटी पोर्टल। आगे EWBGN में आगे हाउएवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड। अब क्या होता है, हाउएवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश। जो इन्फॉर्मेशन होती है पार्ट ए में वो फर्निश की जाती है बाय द ट्रांसपोर्टर इफ़ सो ऑथोराइज्ड। मतलब अब देखो यहाँ पे अब क्या क्या पार्ट ए में क्या क्या जाता है, ये पार्ट ए में इंफॉर्मेशन क्या क्या, बाय द ट्रांसपोर्टर इफ़ सो ऑथोराइज, अगर ऑथोराइज है, ऑथोराइज माने अगर ट्रांसपोर्टेशन उसका खुद का, तो वो वही पार्ट ए को फिल करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड ई कॉम एंड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अच्छा ये देखो, हाउ एवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या फर्निश, कौन कौन फर्निश करेगा, बाय द सप्लायर, सेकंड बाय द ट्रांसपोर्टर और ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इन रिस्पेक्टिव केसेस ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कुरियर एजेंसीज करेंगे, क्योंकि वही तो ट्रांसपोर्ट ले रही है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वैसे पार्ट बी के लिए नहीं होना चाहिए। ओके नहीं 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 ठीक है ओके फाइन, पार्ट ए के लिए ओके। हु कैन जनरेट द ई वे बिल। अब ई वे बिल जनरेट कौन कर सकता है, ई वे बिल इज़ टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी। मतलब कंसाइनर और कंसाइनी दोनों जनरेट कर सकते हैं बट वो रजिस्टर होने चाहिए। इफ़ द ट्रांसपोर्टर इज बीइंग डन बाय ऑन और हायर्ड और कन्वेंस बाय द रेलवे और बाय द एयर और बाय द वेसल और द ट्रांसपोर्टर, इफ़ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर for transportation by the road where the neither the consignee generate the e-way bill and the value of the goods is more than 50,000, it shall be responsibility of the transporter to be generated। यानी कि ई-वे बिल कौन जनरेट करता है, वैसे तो एक सप्लायर और ट्रांसपोर्टर दोनों में से कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, मतलब देखो जो ई-वे बिल होता है उसका पार्ट ए कौन भरता है, उसमें की क्या इन्फॉर्मेशन, वो सप्लायर की रिगार्डिंग होती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की रिगार्डिंग होती है। लेकिन जो मेन जो वो कंपल्सन है वो ट्रांसपोर्टर के लिए, कंसाइनर कोई भी भर सकता है बट ट्रांसपोर्टर के लिए ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर के, इन केस गुड की वैल्यू 50,000 है तो 50,000 से ज़्यादा है तो मतलब कंपल्सन जब ई-वे बिल जनरेशन का टाइम आता है तब। अदर पॉइंट में है यहाँ पे कुछ, वो क्या है, पहला है गुड ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे शैल बी डिलीवर ओनली ऑन प्रोडक्ट
प्रोडक्शन ऑफ द ई वे बिल, मतलब अगर ट्रांसपोर्ट करे रेलवे के द्वारा तो फिर ई वे बिल होना जरूरी है, और ई वे बिल इज जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन, और इस केस में ई वे बिल तभी भी जनरेट किया जाएगा जब वैल्यू बेशक से 50,000 से कम है। अब डिटेल ऑफ द कन्वेंस में बी इन तो अब डिटेल में जो कन्वेंस है मे नॉट बी फर्निश्ड इन अ पार्ट बी, मतलब कन्वीन डिटेल्स ऑफ कन्वीनियंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी, यहीं पे थे ना। हाँ, अब इन केस ऑफ द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब ये जो डिटेल है इसकी डिटेल ऑफ द कन्वीन यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं।